गुड इवनिंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 8 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है अल्कोहल एवं इपोक्साइड। हमारे शुरू के 7 लेक्चर में अल्कोहल वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया है। आज का जो हमारा विषय है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इपोक्साइड। इपोक्साइड की संरचना जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसको ऑक्सीजन भी कहा जाता है और इसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियां और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे सीधे कई बार आपके एग्जाम्स में आया है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बनाने की विधियां, जो प्रिपरेशंस हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है एल्कीन से। एल्कीन की रिएक्शन जब पर एसिड से होती है, ये जो आपके स्क्रीन के सामने ये जो दिख रहा है वो है बेंजोइल पर ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन एल्कीन से होती है तो आपको इपोक्साइड और बेंजोइक एसिड मिलता है। यानी जो पर एसिड है उसका एक ऑक्सीजन जाके एल्कीन से जुड़ जाता है और 6H5COOH बेंजोइक एसिड हमें प्राप्त होता है इपोक्साइड के साथ। दूसरी रिएक्शन है वो भी एल्कीन के साथ ही है। जब एल्कीन को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है सिल्वर की उपस्थिति में, तो भी हमें इपोक्साइड प्राप्त होता है। 2 प्रिपरेशन हो गई है। तीसरी प्रिपरेशन है क्लोरोहाइड्रीन से। देखिए इसमें इसकी जो अभिक्रिया है वो KOH की उपस्थिति में होती है। KOH क्या है? एक क्षार है। तो आप देखें यहाँ से HCl निकलता है, माइनस ऑफ HCl होता है यहाँ से, और आपका जो प्रोडक्ट है वो इपोक्साइड प्राप्त होता है। अब इसकी क्रियाविधि होती कैसे है ये देखिए आप। देखिए KOH एक क्षार है। क्षार का काम है H+ बाहर निकालना। कौन सा H+? जो किसी विद्युत तेड़ी तत्व से जुड़ा होगा। यहाँ देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है, लेकिन कार्बन वाले हाइड्रोजन जो है वो विद्युत तेड़ी तत्व से जुड़े हुए नहीं है क्योंकि कार्बन की विद्युत तेड़ता कम होती है। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो अम्लीय है, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या होता है, CH2 जो क्षार है वो सबसे पहले इस H+ आयन को बाहर निकालता है। क्योंकि H+ आयन बाहर निकलेगा तो आप देखें, क्योंकि H+ आयन बाहर निकलेगा तो आप ये देखें कि O- बनेगा। इसके बाद क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो जाकर के इस कार्बन पे अटैक करता है और ये Cl बाहर निकल जाता है। तो आप देखें CH2 ये आपको मिल गया इपोक्साइड प्लस, देखिए वो एक तो हाइड्रोजन बाहर निकला और एक ये Cl बाहर निकला, तो एक HCl, यानी इपोक्साइड आपको मिल जाता है। ध्यान रखें कि बेस का काम ये होता है कि H+ बाहर निकालना। कौन सा H+? जो विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। चौथी प्रिपरेशन है ग्लाइकोल से। ये हम पढ़ चुके हैं। जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया या उसको गर्म किया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा इस प्रकार से और आपको इपोक्साइड प्राप्त होगी। तो देखिए ये उसकी कुछ प्रिपरेशंस हैं, जनरल हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोल वाली जैसे पढ़ी हुई है तो सिंपल है, एक नज़र आप देख लें उसको तो आपको इजीली वो क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इपोक्साइड पे बनता है वो है इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग। जो आपने 3 मेंबर रिंग देखी है वो रिंग किस तरीके से ओपन होगी, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग को आप एक्सप्लेन कीजिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 तरीके से रिंग ओपन होती है। एक होती है एसिड कैटलाइज यानी अम्ल उत्प्रेरक
की उपस्थिति में, और दूसरी होती है बेस कैटेलाइज अर्थात क्षार उत्प्रेरित इपॉक्साइड की वलय का खुलना, यानी अम्ल उत्प्रेरित भी होता है, क्षार द्वारा उत्प्रेरित भी होता है। इन दोनों की उपस्थिति में वलय खुलती है, लेकिन दोनों कंडीशंस में अलग अलग तरीके से खुलेगी। कंडीशन दोनों में अलग अलग लगेगी, किसी में SN1 होगी तो कहीं पे SN2 होगी। एसिड कैटेलाइज का मतलब H3O पॉजिटिव की उपस्थिति में। एक बात आप ध्यान रखें, कंसेप्ट ये है कि H+ जो होता है वो H+ की फॉर्म में न रहते हुए जल के अणु से अभिक्रिया करके इस फॉर्म में जलीय विलयन में रहता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो हम पढ़ते हैं कि H+ आयन से अभिक्रिया हुई, वो H+ आयन से नहीं होती है, वो हाइड्रोक्सोनियम आयन से होती है, H3O+ से। आप ये ध्यान रखें कि इससे अभिक्रिया होती है, किससे? H3O पॉजिटिव से, H+ से नहीं होती है। H+ वाटर के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके H3O पॉजिटिव बनाता है, जिसको हाइड्रोक्सोनियम आयन कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति में भी इपॉक्साइड का वलय खुलेगी। और दूसरा है बेस कैटेलाइज, इसका मतलब क्षार उत्प्रेरित। ये होगी C2H5O- की उपस्थिति में। ये एक क्षार है, क्योंकि एक कंसेप्ट आप ध्यान रखें कि मान लीजिए ये अम्ल है, ये इथेनॉल है, ये वीक एसिड है। अगर इसमें से एक H+ निकल जाता है तो बनेगा क्या? CH3 CH2O-। ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, मान लीजिए HCl से H+ आयन बाहर निकलता है तो क्या बचेगा? Cl-। तो ये वीक बेस होगा। यानी एक ध्यान रखें कि दुर्बल अम्ल से जब कोई H+ बाहर निकलता है तो जो रह जाता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल क्षार। और यदि किसी प्रबल अम्ल में से H+ निकल जाता है तो जो बचता है वो कहलाता है दुर्बल क्षार। तो यहाँ आप देखें C2H5O- जो है वो किससे बना होगा? निश्चित रूप से इथेनॉल से ही बना होगा, और इथेनॉल एक दुर्बल अम्ल है। तो इसमें से जब H+ निकलेगा तो बचेगा क्या? C2H5O-, जो कि प्रबल क्षार है। ये कंसेप्ट दोनों आप ध्यान रखें, आपके आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग, यानी अम्ल उत्प्रेरित इपॉक्साइड रिंग का खुलना। सबसे पहले आप इपॉक्साइड बना लें। देखिए, इपॉक्साइड बनाते वक्त आप अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई समूह नहीं जोड़ रहे हैं कार्बन पर, केवल हम सिंपल ये बना रहे हैं। अभी हमने कोई समूह नहीं जोड़ा है। तो देखिए, इसको समझिए क्या होता है। किसकी उपस्थिति में होगा? HOH, हाइड्रोक्सोनियम आयन। ठीक है, देखिए इस पूरे में इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और देखिए इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। एक बात मैंने आपको बताई हुई है, किसी विद्युत त्रिणी तत्व पर ऋणायन आता है, नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो मतलब वो स्थायी रहता है, रह सकता है। लेकिन अगर किसी विद्युत त्रिणी तत्व पर प्लस का चार्ज आ जाता है तो वो अस्थायी होता है। अपने आप को स्थायी करने के लिए पास वाले जो परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो आप देखें कि ऑक्सीजन विद्युत त्रिणी है और इस पर प्लस का चार्ज है, तो ये पास वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये करता है हाइड्रोजन पे अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, ये एज इट इज, ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे आकर के जुड़ गया एक हाइड्रोजन, कौन सा वाला? ये वाला, प्लस H2O। ठीक है, अब यह महत्वपूर्ण बात देखिए,
क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिए हैं बंद बनाने को, क्योंकि तो इस ऑक्सीजन पे आएगा प्लस का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जो दे देता है उस पर प्लस का चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन जिसके पास आते हैं उस पर माइनस का चार्ज आता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो यहाँ प्लस का चार्ज, वापस वही पोजीशन आ गई। ऑक्सीजन अब क्या करेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन से, इस कार्बन ऑक्सीजन से। अब आप देखें ये बंध भी टूट सकता है और ये बंध भी टूट सकता है, ठीक है। तो स्थिति तो वही है, तो हम क्या करें, होता क्या है, इससे एक जल का अणु आता है HO और H, इसको इस तरीके से बताते हैं समझने के लिए, ठीक है। या अब एक बार थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आप देखें कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जब टूटेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके पास ये जाकर के यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। तो देखिए क्या संरचना बनेगी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एज इट इज। अब देखिए नीचे ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूट चुका है तो ये कार्बन के नीचे हो जाएगा पूरा OH। ये देखिए OH हो गया और ऊपर की तरफ इस पूरे जल के अणु ने अटैक किया है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और वापस से एक ही कंसेप्ट चल रहा है इसमें कि ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि इसने कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने के लिए। वापस से क्या होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऑक्सीजन खींचेगा और उदासीन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, OH और ये OH, यानी हमें ये ग्लाइकोल टाइप का कंपाउंड मिल गया। तो अम्ल की उपस्थिति में क्रियाविधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले आप हाइड्रोक्सोनियम आयन का हाइड्रोजन जो है वो किस पे जोड़ दें, ऑक्सीजन पे, उस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। फिर रिंग कहीं से भी ओपन हो सकती है, अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई, कहीं से भी ओपन हो सकती है। और कहीं से भी ओपन होने पर क्या होगा, आप देखें कि वाटर का मॉलिक्यूल जाकर के कार्बन पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम रिंग ओपन किस तरीके से होगी, अगर कोई समूह लगाया हुआ हो। अब आप देखें, मान लीजिए यहां हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां पर हमने 2 CH3 समूह जोड़ दिए, ये इपॉक्साइड पूरा बन गया। इसकी अभिक्रिया होती है CH3OH से H+ की उपस्थिति में, यानी अम्ल की उपस्थिति में। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए ये ऑक्सीजन सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन, इस H+ पे। तो क्या बनेगा, देखिए ये कार्बन, ये CH3 और ये CH3, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इस पे आएगा प्लस का चार्ज। अब देखिए वापस से वही बात, बॉन्ड ये भी टूट सकता है, बॉन्ड ये भी टूट सकता है। अगर हम सबसे पहले इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अगर 1 नंबर की तरफ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, देखिए क्या बनेगा, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन,
और ये CH3 दो हो गए। अब देखिए 1 नंबर की कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूटा है जहां मैंने 1 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा, क्योंकि देखिए बॉन्ड जिस तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी तरफ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन प्लस है तो वो उदासीन हो जाएगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा। तो अब आप देखें ये क्या बन गया, O और ये H, ठीक है। अगर कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, तो क्या होगा, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन, अब देखिए ये जो 2 लिखा है हमने, वो वाला बॉन्ड यदि टूटता है तो क्या होगा, OH इस बॉन्ड पर आएगा, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ठीक है, और ये बनेगा। अब आप देखें कि दोनों कंडीशन में, कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2 हो, दोनों कंडीशंस में कार्ब धनायन बन रहा है। अब आप देखें कंसेप्ट ये है कि अम्ल की उपस्थिति में बॉन्ड वहां से टूटेगा जहां पर ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन बन रहा है। तो अब आप देखें कि ये जो स्टार लगा हुआ कार्ब धनायन है ये है 1 डिग्री, और ये जो स्टार लगा है दूसरा जो कार्ब धनायन है ये है 3 डिग्री। और हम जानते हैं पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि कार्ब धनायन में 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, ये जो है कंडीशन 1 जो हमने बताई थी उस तरीके से बॉन्ड ब्रेक न हो करके कंडीशन 2 के जैसा होगा, यानी यहाँ कभी भी अम्ल की उपस्थिति में आपको कार्ब धनायन की स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए बंध को तोड़ना है, यानी बॉन्ड वही टूटेगा जो ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन बनाएगा। इस कंडीशन की बात करें तो कंडीशन नंबर 2 जो है उसमें 3 डिग्री कार्ब धनायन बन रहा है, इसलिए करेक्ट ये है। तो अब देखिए कार्ब धनायन बन गया, हमको अभिक्रिया किससे करानी थी, CH3OH से। तो अब आप देखें क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन जो है ये जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो अब आप देखें क्या होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये CH3 एज इट इज, ये OH एज इट इज, और यहां पर आपने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, CH3OH। वापस एक बात, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे और उसने कार्बन प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, तो उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो फिर वापस वही बात, ये ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आएगा और उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फाइनली जो आपका लास्टली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा CH2, HH को हमने ऐसे लिख दिया, ये OH, CH3, CH3 और ये हो जाएगा O, CH3 क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल गया। यानी हर कंडीशन में लगभग आपको एक चीज ध्यान रखनी है इपॉक्साइड में कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को उदासीन करने के लिए वो पास वाले किसी परमाणु से, कार्बन से या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर क्रियाविधि है। अब आप खास बात यह रखें कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो SN1 क्रियाविधि द्वारा हो रही है, ठीक है। आप ध्यान रखें कि इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग यदि
अम्ल की उपस्थिति में होती है तो SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है, यानी रिंग ओपनिंग को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ें जिससे ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बने। यहाँ पर एक 1 डिग्री था और एक 3 डिग्री था, तो जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा स्थायी है, इसलिए वो बॉन्ड टूटा। तो बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव को कहाँ जोड़ना है या कौन सा क्या अटैक करेगा वो आप इस तरीके से करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिथिनोल को अटैक करना था तो मिथिनोल ने जाकर के कार्बोकैटायन पर अटैक किया और आपका फाइनली प्रोडक्ट मिल गया आपको। अगला आता है क्षार उत्प्रेरित। क्षार उत्प्रेरित देखिए आप, अभी हम कोई समूह नहीं जोड़ते हैं, ये एपॉक्साइड हो गया प्लस C2H5O माइनस। देखिए क्षार का काम क्या होता है, H+ आयन निकालना। कौन सा H+ आयन, जो विद्युतऋणी तत्व से जुड़ा हुआ हो। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो विद्युतऋणी तत्व से जुड़ा हुआ हो, यहाँ तो ऑक्सीजन ही है एक विद्युतऋणी तत्व, और इससे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्षार क्या करता है, देखिए C2H5O माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी हैं, तो वो ऑक्सीजन के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद के पास भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा और इस कार्बन के पास प्लस होगा। तो अब देखिए C2H5O माइनस को कहाँ जाना चाहिए, कार्बन पे जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड होगा उस पर पार्शियल आंशिक प्लस का चार्ज होगा। तो अब हम एक कंडीशन से कर लेते हैं, यहाँ से आप किसी भी कार्बन पे जा करके रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए एक को याद रखिए। किसी को मान लीजिए ये इस पे अटैक करता है तो क्या होगा, देखिए ये कार्बन, ये वैलेंसी ठीक इस तरीके से। देखिए जब ये C2H5O माइनस यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये O माइनस हो गया और ऊपर हो गया आप क्या OC2H5 इथॉक्साइड, ठीक है। आगे क्या होता है C2H5OH, यानी आप ध्यान रखें कि ये जो C2H5O माइनस क्षार है, अभी मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से होता है ये। तो ये C2H5O माइनस जो क्षार है वो इसी से मिलके बना है C2H5OH से। तो यानी विलयन में C2H5O माइनस के साथ साथ C2H5OH अर्थात इथेनॉल भी होता है। तो अब आप देखिए ये जो इथेनॉल है इसका हाइड्रोजन जो है वो जाकर के, देखिए ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो निश्चित रूप से C2H5O माइनस होगा और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकलना पड़ेगा। तो ये जो H+ है यानी इसका जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आप देखें क्या होगा, C, ये O, C2H5 और ये O माइनस था, उस पे जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया और ये वैलेंसी दोनों प्लस C2H5O माइनस। अब आप ध्यान रखें कि हमने इसको नाम दिया है बेस कैटलाइज रिंग ओपनिंग, यानी क्षार उत्प्रेरित इपॉक्साइड वलय का खुलना। और क्योंकि क्षार जो था वो उत्प्रेरक था, उत्प्रेरक के विषय में हम जानते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो एज इट इज हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हम शुरू हुए थे C2H5O माइनस से और लास्ट में हमें C2H5O माइनस वापस मिल गया। अब वापस से वही बात, अब हम यहाँ पे कोई समूह जोड़ देते हैं। जैसे क्षार उत्प्रेरक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं एक हाइड्रोजन, एक CH3
ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब यदि अभिक्रिया होती है इसकी क्षार की उपस्थिति में C2H5O- से, तो क्या होगा? अब देखिए दोनों कंडीशन है कि ये O-, क्योंकि इससे जस्ट पहले जब हमने पहले वाले पेज पे जो पढ़ा, वहां दोनों तरफ हमने वैलेंसी खाली छोड़ रखी थी कार्बन की, कुछ जोड़ नहीं रखा, तो आप किसी पर भी जाके जोड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है उस पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन है। अब इस C2H5O- जो है वो जा करके किस पर जुड़ेगा? तो आपको ध्यान ये रखना है कि इपोक्साइड की जो वलय खुलेगी क्षार की उपस्थिति में, वो निर्भर करेगा त्रिविम बाधा पर, ठीक है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस पर। C2H5O- वहां जाएगा जहां पर भीड़ कम है, दोनों कार्बन में से भीड़ कम है। अगर आप इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की यदि आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पे 2 छोटे छोटे समूह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इस कार्बन की बात करें तो इस पे 1 हाइड्रोजन और एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, जो कि बड़ा समूह है हाइड्रोजन की तुलना में। तो अगर हम भीड़ की बात करें तो ज्यादा भीड़ कहां पर है? इस कार्बन पर है, CH3 वाले कार्बन पर। तो इपोक्साइड के वलय का खुलना क्षार की उपस्थिति में उस प्रकार से होगा, यानी क्षार वहां जाएगा जहां भीड़ कम है, यानी ये जो C2H5O- है वो कहां जाएगा? इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है। तो देखिए क्या होता है, ये कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये CH3 एज इट इज और ये हाइड्रोजन। अब देखिए क्योंकि ये C2H5O- इस कार्बन पर गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहां आएगा। तो अब आप देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा O-। देखिए प्लस बनेगा, लेकिन प्लस पे कौन जुड़ गया है? आप ये देखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए O-C2H5। ये जो C2H5 था वो तो इस कार्बन पे चला गया और ये जो O- है, तो वापस से आप देखें C2H5OH, तो इसका हाइड्रोजन जाकर के इस पे जुड़ता है और देखें क्या होगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये OC2H5, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये हो जाएगा OH। देखिए आप कि क्षार की उपस्थिति में जो रिंग खुलेगी वो निर्भर करेगा कि किस कार्बन पर भीड़ कम है, फिर आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो दोनों कंडीशन को अगर हम देख लें तो अम्ल की उपस्थिति में रिंग कैसे खुल रही है, वो करेगा निर्भर कार्बोकेटायन पे, यानी कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है। जो ज्यादा स्थायी कार्बोकेटायन बन रहा होगा वो बॉन्ड टूटेगा। वहीं क्षार में क्या है, कार्बोकेटायन पर निर्भर नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा स्टेरिक फैक्टर पर, यानी त्रिविम बाधा पर, कहां पर भीड़ कम है। तो जहां पर भीड़ कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, या हम कहें त्रिविम बाधा कम होगी, वहां पर क्षार जाएगा और फिर जाके कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटेगा, फिर आगे की अभिक्रिया होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो SN2 क्रियाविधि द्वारा होती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर।
स्टेरिक फैक्टर, त्रिविम बाधा। तो आप ये दोनों इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि इपोक्साइड का जो वलय है, जो रिंग है, उसके खुलने की क्रियाविधि को आप समझाइए। तो अम्ल की उपस्थिति में और क्षार की उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में अलग अलग तरीके से है। अम्ल में कार्बोकेटाइन के हिसाब से और क्षार की उत्प्रेरक में क्या होगा, क्षार की उपस्थिति में जो स्टेरिक फैक्टर है उस हिसाब से होगा। दोनों कंडीशन में आप ध्यान रखें कि अंत में सीट, अगर अम्ल उत्प्रेरित की बात करें तो उसमें आपने देखा, ये देखिए अंत में हमें H+ ये जो हाइड्रोजन था ये पूरा वापस मिल गया H+ की फॉर्म में। तो जिसकी उपस्थिति में, जिस उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है वो अंत में हमें वापस मिल रहा है। तो ये देखिए H+ हमें अम्लीय क्रियाविधि में मिल गया, और वहीं ये देखिए आप क्षार उत्प्रेरित में हमें C2H5O- मिल गया। तो अम्ल जो है, अम्ल उत्प्रेरित हो या क्षार उत्प्रेरित हो, उसमें अंत में हमें अम्ल और क्षार एज इट इज मिल जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया में भाग लेता है और अंत में हमें एज इट इज मिल जाता है। तो ये क्रियाविधि आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब आता है कि अब थोड़ी सी हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, यानी इपोक्साइड की अभिक्रिया जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो आप क्या कीजिए, ये जो बंध है कार्बन ऑक्सीजन का उसको तोड़ दीजिए। ये देखिए आप, इसको आप यहाँ से ब्रेक कीजिए, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपचयन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये CH3 हो जाएगा और ये CH2 और ये OH, यानी इथेनॉल बन जाएगा एक तरीके से। देखिए, वहीं आपको ध्यान रखना है, यदि इपोक्साइड की अभिक्रिया ट्राइफेनिल फॉस्फीन से होती है, PH3P ट्राइफेनिल फॉस्फीन से होती है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा और आपको एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। थर्ड रिएक्शन है जो आप पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोल के अंदर जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया हमने डाइल्यूट H2SO4 से कराई थी तब हमें ये स्ट्रक्चर मिली थी। इसका नाम क्या है आप खुद बताएं, इसका नाम याद करें अगर आपने लेक्चर देखा है इसको तो। फोर्थ जो रिएक्शन है वो है इपोक्साइड की अभिक्रिया यदि हम एसिटिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है आपका ग्लाइकोल मोनोएसीटेट। ये देखिए ये है ग्लाइकोल मोनोएसीटेट। इसके बाद है आपका मिथेनॉल से अभिक्रिया। जब इपोक्साइड की अभिक्रिया मिथेनॉल से होती है तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये तो हमने क्रियाविधि में समझा भी था आपको, अभी हमने क्रियाविधि जो देखी थी उसके अंदर भी हमने इसको यूज किया था। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये बनने के बाद वापस यदि मेथनॉल से अभिक्रिया होती है तो ये प्रोडक्ट बनता है और इसका नाम है मेथिल कार्बिटोल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेथिल कार्बिटोल जो है वो क्योंकि बाय नेम है, अलग सा है, तो सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि मेथिल कार्बिटोल बनने की जो अभिक्रिया है वो लिखिए। तो इपोक्साइड की अभिक्रिया मेथनॉल से एक बार कराइए, उसके बाद वापस से मेथनॉल से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका मेथिल कार्बिटोल बनेगा। क्योंकि ये बाय नेम है तो आप देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिएक्शन 6 है, इपोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए हीट का साइन दिया हुआ है। यदि केवल हीट करें अगर इपोक्साइड को तो आप देखें क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड। खास बात क्या है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 और 1 ऑक्सीजन।
अगर हम एसिटिल्डिहाइड प्रोडक्ट का देखें तो उसका भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल समान है, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के समावयव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इपोक्साइड को जब आप हीट करते हैं तो वो पुनर्विन्यास होकर के क्या करता है, अपने आप को एसिटिल्डिहाइड में परिवर्तित कर लेता है, उसमें पुनर्विन्यास हो जाता है। इसके बाद एक अभिक्रिया है सोडियम थायोसाइनेट से। ध्यान रखें, सोडियम थायोसाइनेट में आपको सल्फर यहाँ जोड़ देना है, इसको कहा जाता है थायरेन। इसको कहा जाता है थायरेन। एक लास्ट अभिक्रिया हम कर लेते हैं, इपोक्साइड की अभिक्रिया। जब हम अमीन से कराते हैं, जैसे RNH और ये H, NH2 होता है, इसको H को लिख दिया। तो देखिए नाइट्रोजन की विद्युत ज्यादा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कि RNH माइनस और प्लस H प्लस, ये 2 है। तो आप देखिए जुड़ेगा कैसे, ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है, अगर ये बॉन्ड टूटता है इस तरीके से, ये माइनस आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है तो उस पर तो प्लस का जुड़ेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है तो कार्बन पर आएगा प्लस का चार्ज, तो ये माइनस जाके वहां जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट आप इस तरीके से बनाए, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। CH2 CH2 है ना। अब ये क्या है, O माइनस था तो माइनस पे प्लस आके जुड़ गया, प्लस क्या है H प्लस, तो ये H प्लस हो गया, OH हो गया। और ये क्योंकि कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा तो यहाँ पे माइनस वाला जुड़ेगा, N R और ये H, यानी से सेकेंडरी अमीन हो गया ये। तो इस तरीके से इसकी कुछ बनाने की विधियां पढ़ी, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, और हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी, रिंग ओपनिंग, यानी जो वलय की खुलती है इपोक्साइड की, वो अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति में अलग अलग कंडीशन पे उतरती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज से पूछिए। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।